मैं यूसुफ किरमानी साहब, मैं जरा एक चीज, इसका एक एंगल और समझ लूं, क्योंकि ये कभी कभी लगता है जो मोदी जी वहां भाग के गए हैं और उसके उनके आने के 24 घंटे के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई, तो एक तो ये लग रहा है कि वो 2-3 दिन क्या अमेरिका और इजराइल दुनिया को कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकाना चाहते थे और लास्ट मिनट की जो लास्ट माइल प्रिपरेशन थी उसको फाइनल स्वरूप देना चाहते थे, या मोदी जी के साथ कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो मोदी जी ने आके तो बताया नहीं है, क्योंकि आयरन डोम तो मिला नहीं है, मोदी जी ने अभी तक इस पे कुछ कोई वक्तव्य नहीं दिया है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूं, क्योंकि ये कहाँ कौन क्या कर रहा था, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने 27 फरवरी को, ये उनका बयान है जो सब जगह आया कि अमेरिका और ईरान जो इनका पीस सेटलमेंट है उससे एक दिन दूर है, उनके हिसाब से एक दिन के बाद पीस सेटलमेंट होना था। तो लेकिन जिस जिस स्तर का हमला हुआ है उस स्तर के हमले में कोई एक दिन का नहीं है, इसका मतलब प्रिपरेशंस वर गोइंग ऑन, नंबर एक। तो किरमानी साहब, एक तो इस पे आपका, और दूसरा मैं एक एक जरूर एक आपसे चीज पूछना चाहूंगा, ईरान की जो तैयारी है उसमें बहुत से लोगों का कहना है कि वो भले ही जैसा हम सब लोगों को लग रहा है कि रशिया और चीन सामने से भले ही नहीं आए हों, लेकिन सामरिक रूप से कहीं ना कहीं उनकी तैयारी में उनका रोल था, क्योंकि आज की तारीख में जो डेटा जो इस तरह के वो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो रोल है, और ईरान ने इसीलिए उतनी ही जोश के साथ रिटेलिएट किया है। तो मैं इस पे भी, और एक बात और मैं समझना चाहूंगा, खमनानी साहब के नहीं रहने से अब निगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा ईरान में, क्योंकि अब तो बहुत एक लीडर, पहले तो एक लीडरशिप थी, वो रहनुमा बोलते थे, उनको नया रहनुमा चुनने में अभी टाइम, उनका एक जो प्रोसेस है उसमें कुछ लोग आए हैं, अब कौन होगा, उनके लड़के होंगे, क्या होगा, वो एक इट विल टेक टाइम। तो अब निगोशिएट भी करना तो मुश्किल होगा इस समय, किरवानी साहब, और ओवरऑल ये जो हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपका बुलाने के लिए मुझे। पहले तो ये शुरुआत करते हैं कि अभी आपने कहा कि शायद उनके बेटे को बनाया जाएगा, नई लीडरशिप आएगी। मतलब ये देखिए, ईरान के बारे में हमें जो वेस्टर्न मीडिया बताता है, हम लोग वही जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने उनके बेटे का नाम लिया, जबकि ईरान में जो एक सिस्टम बना हुआ है मर्जा का, उसमें तय होता है। यानी आयतुल्ला खामनाई जो है, वो अपने जीवन काल में ही 6 लोगों को नॉमिनेट करके गए थे कि मेरे बाद जो है ये 6 लोग जो है इनमें से आप चुनेंगे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे। नंबर 1 मारा जाएगा तो नंबर 2 आ जाएगा, नंबर 2 मारा जाएगा तो नंबर 3 आ जाएगा। ये सिस्टम खुमैनी साहब के समय से चल रहा है। खुमैनी साहब जो है वो खामनाई साहब को बाकायदा नॉमिनेट करके गए थे। खामनाई साहब का खुमैनी साहब से कोई रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है। एक स्कॉलर थे, एक खतीब थे खामनाई साहब, तो उनको नॉमिनेट किया था उन्होंने। इसी तरह से जो आज मीटिंग हुई है और जो नया नाम आया है, मैं उसकी सूचना आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने वैसे पढ़ भी लिया होगा, कि आयतुल्ला अरफी जो 67 साल के हैं और बहुत बड़े खतीब हैं, उनको अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है खामनाई साहब की जगह। और उनका कोई रिश्तेदारी वाला मामला नहीं है। तो एक सिस्टम काम करता है, कोई परिवारवाद या किसी भी तरह की लिगेसी नहीं कि भाई उसके बाद उनका बेटा बनेगा या पोता बनेगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। जबकि हुमायूनी साहब के समय में ये हुमायूनी साहब कर सकते थे कि अपने बेटे या पोते को बना सकते थे, दोनों ही बहुत काबिल और सक्षम लोग थे, लेकिन उन्होंने उसको बाकायदा सप्रेस किया और कहा कि नहीं, जिसको मैं नॉमिनेट करूंगा वो बनेगा। तो ये सिस्टम वहां पे है। तो ये बात साफ हो गई कि वेस्टर्न मीडिया हमें पिछले 6 महीने से एक खबर बता रहा था कि मुश्तबा खामनाई जो हैं, उनके अमेरिका में और इंग्लैंड में बैंक अकाउंट हैं और बहुत लेविश लाइफ जीते हैं वो, और वो अगले यहाँ के आयतुल्ला बनेंगे, अगले रहबर बनेंगे और अगले सुप्रीम लीडर बनेंगे। तो ये सारी जो वेस्टर्न मीडिया ने परोसा था, आज वो ध्वस्त हो गया अपने आप, और उसको बहुत ज्यादा मैं विस्तार में और नहीं जाऊंगा। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि जो खामनाई साहब ने जिनको अपना नॉमिनेट किया है अगला उत्तराधिकारी, उनको अभी अंतरिम जिम्मेदारी दी गई है, और अंतरिम जिम्मेदारी के बाद उनको फुल फ्लेज जिम्मेदारी भी दी जाएगी। लेकिन पहले उनका जो काम है, जो चीजें हैं, और 60 साल उम्र है, वो आज उनका एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप लोग देखिएगा उसको। पोप के साथ उनकी मुलाकात हुई है 2022 में, और वो वेटिकन ने जारी किया है वो फोटो, उनके आर्काइव से निकाला गया है वो फोटो। और मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे उस समय वो ईरान की तरफ से भी, जो ईरान में लोग रहते हैं या जो ईरान के लोग हैं, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
आ रहे। जी, तो उन लोगों को उन लोगों ने शेयर किया है और पोप के साथ ये, तो ये कहने का आशय ये है कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जिसने कभी भी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। जब भी हमला हुआ है उसके ऊपर हुआ है। आपको याद दिला दें कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के वक्त में इराक ने सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ईरान पर हमला किया था और वो लड़ाई एक साल तक चली थी और अंततः पीछे हटना पड़ा, हाथ जोड़ के पीछे हटे सद्दाम हुसैन साहब। और बाद में वही जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वही अमेरिका जिसने सद्दाम हुसैन को कुर्सी से उतारा, वहां पे बाकायदा इसी तरह का कूप कराया जैसा वो ईरान में कराना चाहते थे और अंत में उनको फांसी दे दी। और ये सारा हुआ, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बहुत हाल की बात है, हाल का इतिहास है। तो मुझे लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है कि 8 देशों को ईरान ने निशाना बनाया, तो उसके बाद उनका जो बयान आया है उन देशों का, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास राइट रिजर्व है हमला करने का, लेकिन किसी ने हमला किया नहीं और वो न कर पाएंगे। वो अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका के पाले में हैं। वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ईरान को जवाब दे पाए। यानी सऊदी अरब ने जो चौधरी बन के अपना बयान दिया है कल, अगर सऊदी अरब उन सारे ही 8 देशों के जो खाड़ी देश हैं उनकी रहनुमाई करे और उनकी कमान को अपने अंडर ले ले और कहे कि हम ईरान पे हमला करेंगे, तो भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने आज पाकिस्तान में सुना होगा क्या हुआ है। पाकिस्तान में विद्रोह हो गया है, पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं और वहां पर अमेरिकन एम्बेसी को जला दिया गया है। वहां पर जो यूएन का जो ऑफिस था उसको फूंक दिया गया है और उसके बाद वहां पर सेना बुलाई गई जिसमें फायरिंग हुई, इसमें 12 लोग मारे गए हैं। ये एहतजाज आज पाकिस्तान में हुआ है। कहने का आशय है कि जो गुस्सा है मुस्लिम वर्ल्ड में, वो जनता का गुस्सा उबल रहा है, शासक उसमें माने नहीं रखता है। सल्तनतें जो आले सऊद है सऊदी अरबिया का, या ओमान है, या यूएई है, या कोई भी जो खाड़ी देश हैं, उनमें किसी भी देश में लोकतंत्र नहीं है, ये सारे राजा हैं। और अकेला वाहिद मुल्क ईरान था। हालांकि ईरान को लेकर तमाम बातें हैं कि वहां पे तानाशाही थी और ये थी, लेकिन ईरान में लोकतंत्र था, वहां पे चुनाव होते थे और वहां पर कोई राजशाही नहीं थी। वहां पर पार्टियां थी जो राजनीतिक रूप से लड़ती थी और वो जीतती थी चुनाव। और जाहिर सी बात है कि खामनाई साहब का उसमें अपर हैंड रहा होगा और कुछ उसमें ज्यादतियां भी हुई होंगी, हम उसके डिटेल में नहीं जाना चाहते। लेकिन हम तुलना कर रहे हैं कि सऊदी अरब का जो निज़ाम है, जो कतर का निज़ाम है, जो अबू धाबी में निज़ाम बैठा हुआ है, जो दुबई में निज़ाम है, ये सारे के सारे राजा हैं। ये इनको जनता नहीं चुनती है। तो जनता की जो अपराइजिंग है वो देर सवेर इन देशों में होगी। उनका गुस्सा फिलिस्तीन को लेके पहले से ही है कि फिलिस्तीन में जो इजराइल ने किया है, जो अमेरिका ने बैकडोर से कराया है, तो वो गुस्सा ऑलरेडी मौजूद है और वो पाकिस्तान में आज दिखाई दिया। आप बहुत जल्द देखेंगे कि तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं उनमें जनता सड़कों पे आने वाली है, बहुत जल्द होगा ये। और एक बार ये वार रुके, आप देखिएगा सारी चीजें सामने आएंगी। अब बात हो रही है हमारे मोदी जी की। मोदी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अचानक ही ये प्रोग्राम बना और डिक्लेयर हुआ। अब आप तथ्यों पे जाइए। जब ये वार पहले दिन ये जो हमला किया कल सुबह, उसके बाद CNN ने और अल जजीरा ने 2 खबरें इजरायली अधिकारियों के हवाले से, और टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी दिया, उसको हारित जो वहाँ का एक प्रतिष्ठित अखबार है इजराइल का, उसने भी ये खबर दी कि कई हफ्ता पहले ईरान पर हमले की योजना बना ली गई थी और CIA का इनपुट था कि खामनाई साहब जो है वो तेहरान में एक मीटिंग लेने वाले हैं जिसमें सारे जो मुस्लिम उलेमा हैं वो जुटने वाले थे और उसमें सुन्नी वर्ल्ड के उलेमा भी आमंत्रित किए गए थे। उसमें इंडिया से भी 1-2 लोग बुलाए गए थे। तो ये सारी मीटिंग वहां पे उसकी तैयारी चल रही थी और वो मीटिंग वो अपने कार्यालय में ले रहे थे जहां पे अचानक ही इजराइल ने हमला किया। तो ये जो सूचना है ये CIA के जो मोसाद है और CIA ने मिलकर कोऑर्डिनेट करके कराया सारा मामला। तो मोदी जी जब वहां गए थे तो ये सूचना इजराइल को, अमेरिका को थी कि हम फला दिन को, फला तारीख को ये हमला करेंगे। और ये बहुत बड़ी कूटनीति थी इजराइल की, जो मोदी जी को बुलाया और उनको खुश किया, उनको एक फर्जी अवार्ड भी दे डाला जिसका आता पता नहीं है। और उसके बाद मोदी जी चले आए। मोदी जी ने क्या हासिल किया वहां से? कुछ नहीं। अगर आप जो अब बजट आया है उससे पिछले बजट की याद करें तो उसमें एक आया था कि सुदर्शन चक्र जो है, जो अपना हम आयरन डोम बनाने जा रहे हैं, बहुत जोर शोर से उसका उल्लेख हुआ था बजट में।
वो सुदर्शन चक्र जो आयरन डोम बनाना है वो क्या था, वो इजराइल की टेक्नोलॉजी है। आपने पिछले बजट में घोषित कर दिया था और इस बजट में उसका नामो निशान नहीं था। अब आप जब इजराइल की यात्रा पर रवाना होने वाले थे तो उसी शाम जो है हम लोगों ने देखा कि तमाम मीडिया आउटलेट्स में खबरें थी कि मोदी जी अब जा रहे हैं तो बहुत सारे रक्षा संबंध जो है मजबूत होंगे और जो सुदर्शन चक्र आना है उस पर बातचीत होगी। तो हवाबाजी थी ये जो सुदर्शन चक्र है, आयरन डोम है, जिस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला है, इजराइल टेक्नोलॉजी भेज देगा, वो यहाँ उसका निर्माण हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं है। लेकिन इशू ये है कि भारत को कूटनीतिक रूप से ईरान इजराइल ने ईरान के पाले से ढकेल कर अपने अमेरिका में और इजराइल के पाले में शामिल किया है और इसमें उसको पूरी कामयाबी मिली है। चाबहार से जो हमने डेवलप किया ईरान के लिए, इतनी खूबसूरत जगह पे इंडिया ने 500 लाख करोड़ रुपए, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इतना पैसा भारत ने इन्वेस्ट किया और फिर अनाउंस किया कि हम इससे बाहर निकल आए हैं, अब हमारा कोई स्टेक वहां पर नहीं है। यानी इतना पैसा आप लगाने के बावजूद आप वहां से निकल आए, तो जाहिर सी बात है कि इसराइल और अमेरिका का आपके ऊपर दबाव था कि आप चाबहार छोड़ दीजिए, वहां पे कुछ नहीं है और उसको हम आप डेवलप करने में कोई दिलचस्पी मत लीजिए। तो इंडिया को घेर कर इसराइल और अमेरिका के पाले में लाया गया है। हालांकि जो यहाँ की हिंदूवादी बहुसंख्यकवादी सरकार है भारत की, वो शुरू से इसराइल समर्थक रही है, पहले दिन से इसराइल समर्थक रही है। और ट्रंप ने चाहे इतनी बेइज्जती की है इनकी, अभी हाल में बेइज्जती की है, इसके बावजूद ये ट्रंप का दामन पकड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि अभी जब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो ट्रंप से सवाल हुआ था कि आप तो युद्ध रुकवाते हैं, कि आप इस युद्ध को रुकवाएंगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं रुकवाऊंगा, बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जबकि ये दोनों नहायत ही घटिया लोग हैं और इनका पाकिस्तान में लोग, इनको अवाम पसंद नहीं करता है। अगर अवाम इनको पसंद कर रहा होता तो आज सड़कों पर नहीं आता। और मैं बता दूं कि मेरे जो बहुत सारे मुस्लिम भाई सुन रहे होंगे, वो इस खुशफहमी को निकाल दें कि जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि सऊदी अरब और दीगर जो मुस्लिम ममालिक हैं सुन्नी वर्ल्ड, उसमें जो आम जनता है वो खामनाई को अपना हीरो मानती थी, आइडियोलॉजिकल लेवल पे उनको मानती थी। और ये पाकिस्तान में भी है। आज जो एहतजाज हुआ है पाकिस्तान में और एम्बेसी जलाई गई है और यूएन का ऑफिस जलाया गया है, उसमें भारी संख्या में सुन्नी संगठनों के लोग शामिल थे। भारत सरकार को उम्मीद है कि ये सूचना आ चुकी होगी। तो कहने का आशय ये है कि मोदी जी ने जो किया है वहां पे इजराइल जाके, वो हमारे देश के साथ एक जिसे कहते हैं कि नासमझी वाली बात है। और यहाँ के सिर्फ शिया ही नहीं बल्कि सुन्नी मुसलमानों को भी उन्होंने नाराज किया है। इजराइल के हाथ 72,000 बच्चों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से रंगे हुए हैं, जिसमें नेतन्याहू और इजराइल का हाथ है, जिनको वहाँ पे मारा गया। 3 साल तक वहाँ पे युद्ध की स्थिति रही। आज भी जब तब होता है वो इजराइल वहाँ पे हमला करता रहता है, उसके लिए कोई मायने नहीं है जो बोर्ड ऑफ पीस है या जो वहाँ पे कार्रवाई अमेरिका कर रहा है। तो स्थितियाँ बड़ी उलझी हुई हैं और भारत इस सारे मामले में अलग थलग पड़ गया है। भारत, आपने जैसा बहुत सही कहा कि ईरान से अब भारत किस तरह निगोशिएट करेगा, किस तरह बात करेगा, उसके पास जाहिर सी बात है कि इंडिया में ऐसे उलेमा हैं जिनके कॉन्टैक्ट हैं ईरान के, उनको सहारा लेना पड़ेगा भारत सरकार को अगर ईरान से दोबारा बातचीत करनी होगी। लेकिन ईरान अब शायद भारत से बातचीत नहीं करेगा क्योंकि चाबहार में उसको धोखा मिला है। हाल ही में वहाँ के विदेश मंत्री ने, अगरची साहब ने बयान भी दिया था कि भारत ने हमें छोड़ दिया है चाबहार में, और उसने इसको पसंद नहीं किया। तो भारत अलग थलग पड़ चुका है इजराइल से और अमेरिका से, सिवाय हथियार खरीदने के अलावा, पैसे देने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और हम लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं आज की डेट में। मैं बींगे मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, ये बात भारत के नागरिक के रूप में मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोदी जी ने हम लोगों का अपमान कर दिया है इजराइल और अमेरिका के सामने। जी आनंद जी।